नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली की करेंगे और यहां कोरोना संकट को लेकर क्या इंतजाम हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली में अब अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में लागू लॉकडाउन को 17 मई तक एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। इस दौरान मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेंगी। तो ये बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है। पहले भी लॉकडाउन एक दफा बढ़ाया जा चुका है, लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, फिर से एक बार दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा अरविंद केजरीवाल ने की। इसके साथ ही और भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह चुके हैं कि वैक्सीन जो है वो अगर हमें पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो हम वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाएंगे। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी एक हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है। बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 17 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। एक हफ्ते और लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है दिल्ली में। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे रहे थे। हम सीधे अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। पुलकित नागर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मौजूदा हालात पर नजर रखे हुए हैं। पुलकित, इस कदम के बारे में अंदाजा लगाया जा रहा था, क्योंकि दिल्ली में जो मामले हैं कोरोना के वो घटने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार केसेस आ रहे हैं, लगातार हालात पहले से बेहतर होते हुए नहीं दिख रहे हैं। और क्या इंतजाम दिल्ली सरकार की ओर से? आज जो मुख्यमंत्री ने कहा उसमें और क्या मुख्य बातें रही? देखिए, सबसे बड़ी बात जो मुख्यमंत्री के बयान में थी या जो दिल्ली सरकार लागू करने जा रही है वो ये है कि अभी तक जो लॉकडाउन था उसमें बहुत सारी छूट थी, लेकिन इस बार लॉकडाउन को थोड़ा और सख्त किया गया है। इसी वजह से दिल्ली में मेट्रो को भी बंद कर दिया गया अगले एक हफ्ते तक। और ये जो सख्ती बढ़ती जा रही है, अगर हम देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि लॉकडाउन का काफी फायदा दिल्ली सरकार को होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि तमाम सख्तियों को और ज्यादा किया जा रहा है। जब लॉकडाउन की शुरुआत दिल्ली के अंदर हुई थी तो दिल्ली के अंदर करीब 28,000 केस पर डे आ रहे थे, और अभी थोड़ी देर पहले जो हेल्थ बुलेटिन आया है उसके मुताबिक 13,000 केस पिछले 24 घंटों में दिल्ली के अंदर दर्ज हुए हैं। और अगर हम पॉजिटिव रेट देखें तो वो भी घटकर 21% पर पहुंच गया है। इससे पहले अगर हम बात करें तो वो 30 से ज्यादा था, 33% तक ये पहुंचा था, लेकिन अब ये घटकर 21% तक पहुंच चुका है। अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम दिल्ली में ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है। यही वजह है कि अभी अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो खबर यह भी आ रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को एक खत लिखा है, जिसमें दिल्ली में वैक्सीन की बात को कहा गया है कि वैक्सीन की जो कमी है उसे दुरुस्त किया जाए। उप मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले ही ये कह चुके हैं कि अगर हमें दिल्ली के हालातों को और बेहतर करना है तो वैक्सीन की सप्लाई को बढ़ाना होगा, क्योंकि दिल्ली 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने की तैयारी में है। ठीक है, आप रहिएगा हमारे साथ पुलकित। इस बीच महाराष्ट्र का भी रुख कर लेते हैं और महाराष्ट्र में क्या स्थिति है वो भी दर्शकों को बताते हैं। वहां पर नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली है। बाजार के कई इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार
सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, गाइडलाइंस जो हैं कोरोना को लेकर उनका उल्लंघन हो रहा है और उसकी वजह से कितना बड़ा खतरा है ये आप समझिए। इस बीच मुंबई से खबर है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। ऐसे में वहां वैक्सीनेशन का क्या प्रोसेस है, क्या प्रोग्रेस है, इसकी जानकारी ली हमारे संवाददाता ने। वैक्सीनेशन सेंटर्स एक के बाद एक मुंबई में बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि एनएससीआई के वर्ली में आज ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है, खुला है। ये थर्ड सेंटर है मुंबई का। सबसे पहला जो दादर में खुला था, उसके बाद तारदेव, और आज एनएससीआई वर्ली का ये जो पूरा बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके पार्किंग लॉट में ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर शुरू हुआ है। आधा जो पार्किंग लॉट है वो ड्राइव इन वैक्सीनेशन के लिए शुरू हुआ है, वहीं आधा जो पार्किंग लॉट है वो लोगों को ऑब्जर्वेशन में अपने ही व्हीकल में रहकर अगर इम्यूनाइजेशन के बाद कोई साइड इफेक्ट्स हो या कोई और चीज हो तो उसके लिए हाफ ऑफ द जो पार्किंग लॉट है वो ऑब्जर्वेशन एरिया के तौर पे पार्किंग लॉट के लिए यूज किया गया है। तो ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर एनएससीआई का आपके सामने ये बहुत ही इजी वे आउट है, लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों को रुकना नहीं पड़ता। उसके अलावा जो हम देखते हैं वो ये है कि लोग किस तरह से अपने गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में ही वैक्सीनेट होते हैं। जैसे हम फिलहाल देख रहे हैं एक बेनिफिशियरी वैक्सीनेट हो रही हैं और इसी तरह से हर जगह पे सोशल डिस्टेंस मेंटेन होता है, टाइम बहुत कम लगता है और इसीलिए मुंबईकरों को ये पसंद है। फिलहाल ये तीसरा ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर है। आने वाले दिनों में और ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर्स आने को है। म्युनिसिपल ऑफिशियल्स, इनफैक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल, इन्होंने खुद ने बताया है अलग अलग वार्ड्स में लोगों को स्पेस फाइंड आउट करने के लिए जहां पे ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो सकती है, क्योंकि मुंबईकर इनको ये ड्राइव पसंद आ रही है। और वहीं एक के बाद एक हम देखते हैं कि ये ड्राइव इन वैक्सीनेशन जो सेंटर्स का एक चेन स्टार्ट हुआ है मुंबई में, वो आगे इसी तरह से बढ़ता रहे, क्योंकि मुंबईकर्स इसका रिस्पॉन्स बेटर रिस्पॉन्स दे रहे हैं इसको। इतना ही नहीं और कई लोगों को ये पसंद भी आ रहा है क्योंकि सारे लोग अपने गाड़ी में ही एक के बाद एक जो है बैठे हैं, गाड़ी में ही जैब्स लेंगे, गाड़ी में ही वैक्सीनेट होंगे और ये गाड़ी फिर आगे पार्किंग लॉट पर लेकर जाकर वहां पे जो है ऑब्जर्वेशन के अंडर रहेंगे कुछ आधे घंटे के लिए। इनकेस अगर कोई साइड इफेक्ट दिख रहा हो तो उसको लेकर ट्रीटमेंट करें। तो ये मुंबईकर है। संडे के दिन यहाँ पे वर्ली में ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुआ है। मुंबई से कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं उर्वशी खोना, इंडिया न्यूज के लिए। और आइए सीधे हम मुंबई का रुख कर लेते हैं जहां पर उर्वशी खोना हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं हमारे साथ। उर्वशी, महाराष्ट्र से दो खबरें हमने दिखाई। एक तो नागपुर में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, वहां पर लोगों ने लापरवाही बरती है वो, और दूसरा आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई दर्शकों को मुंबई में ड्राइविंग वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, ये पूरी जानकारी। लेकिन मुंबई में क्या लोग जागरूक दिख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के भी और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के, या फिर यहां पर भी नागपुर जैसी स्थिति बन रही है? अभी कुल मिलाकर क्या हालात हैं मुंबई में? मुंबई में अगर हम बात करें तो जहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिखाई देती है मुंबई में, महाराष्ट्र के कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे फ्लैटनिंग ऑफ कर्व का स्टार्ट हो चुका है, इनिशिएशन हो चुका है। ऐसे में मुंबई का मॉडल जिसे लोग शाबाशी दे रहे हैं, कल ही नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, इन दोनों के बीच बात हुई जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैक्ट बैक किया उद्धव ठाकरे को इस पूरे कोरोना को जिस तरह से हैंडल किया है सेकेंड वेव को, खास कर अभी जब कुछ स्टेट्स है, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है, कुछ 10 से ज़्यादा ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन्होंने फ्लैटनिंग कर्व को की शुरुआत, इनिशिएशन जो पॉइंट है उसको टच किया है। और ऐसे ही अगर ठीक से ये मॉडल आगे बढ़ते गया तो शायद चीज़ें और बेटर होगी, पर ये सिर्फ शुरुआत है, ये कोई विक्ट्री नहीं है। अभी भी चैलेंजेस कई हैं क्योंकि थर्ड वेव को लेकर भी हर किसी को ध्यान देना है और थर्ड वेव क्या होगा, किस तरह से होगा, ऑन इट्स वे है। ऐसे में जब सेकेंड वेव से ऑलरेडी हम जूझ रहे हैं, थर्ड वेव के चैलेंजेस और ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकते हैं। हम ऑलरेडी ये देख रहे हैं कि जब हम कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की अच्छे लेवल पर बात कर रहे हैं, वहीं पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स अभी भी ऐसे हैं
20 से ज़्यादा, जहाँ पे 20% की पॉजिटिविटी अभी भी दिखाई देती है, यानी कि हर 10 लोगों में कुछ 4 लोग आपको पॉजिटिव दिखाई देते हैं। ठीक है, आप कहिए तो हमारे साथ उर्वशी आगे भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि वाकई बीएमसी की तैयारियों की काफी तारीफ हो रही है, लेकिन इसके साथ ही वैक्सीन का जो स्टॉक है उसको लेकर बात करना भी बहुत जरूरी है। क्या सफिशिएंट वैक्सीन का स्टॉक है महाराष्ट्र के पास, मुंबई के पास? क्योंकि बीच में ऐसी भी खबरें आई थी कि कमी होने की वजह से वैक्सीनेशन रोकना पड़ा था। इस बीच हरियाणा से खबर आ रही है, जहां पर भिवानी में कोविड मरीजों की मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। प्रशासन की इस पहल की जमकर तारीफ हो रही है। कंट्रोल रूम के बाहर से देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। आबादी में इस बात का इल्म नहीं हो पाता कि कहां बीमारी फैली है, कहां किसको किस चीज की दरकार है। और भिवानी जिला प्रशासन की इस मामले में तारीफ की जाएगी कि यहां पर एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया। कोविड-19 को लेकर एक कंट्रोल रूम जो है, एक नियंत्रण कक्ष यहां पर स्थापित किया गया बाकायदा भिवानी के लघु सचिवालय के प्रथम तल पर। साथ में भिवानी जिलाधीश का कार्यालय है और उसके साथ ही अगर मैं चंद दूरी की बात करूं तो यहाँ पर कहीं न कहीं पुलिस कप्तान का कार्यालय है और बाकायदा कंट्रोल रूम के नंबर भी यहाँ पर चिन्हित किए गए, अंकित किए गए हैं। 1950 हेल्प डेस्क का नंबर है। इसके अलावा भिवानी लैंडलाइन का नंबर है 256033। इसके अलावा एक नंबर और भी दिया गया है 9817887242। इन 3 नंबरों पर कहीं न कहीं संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। नियंत्रण कक्ष में अंदर किस तरह की कार्यशैली, उस पर डिपेंड करता है कि अंदर किस तरह से काम को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। अंदर जाएंगे, ड्यूटी की बात करेंगे। जो नियंत्रण कक्ष कब स्थापित किया गया था और किस तरह से फंक्शनिंग की अगर मैं बात करूं, 5 तारीख से स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पे 6 तारीख को मुझे डेप्यूट किया गया था और राउंड द क्लॉक 8-8 घंटे की ड्यूटी है इनकी। फंक्शनिंग क्या क्या है सर, किस तरह की? जैसे पब्लिक की कॉल आती है, कंप्लेंट आती है, तो उनको हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद जो कंसर्न ऑफिसर है उसके पास उसको मैसेज को कन्वे करते हैं। उसके बाद उसकी समस्या का सोल्यूशन के बाद उसको फीडबैक लेते हैं कि आपका समाधान हो गया। प्रतिदिन की अगर बात करें एवरेज में इसमें ये लगाओ कि आप 10 और 10, 11, 13 एवरेज में 10, 11, 12, 13 के आसपास अभी तक यही। 1 घंटे में या पूरे दिन? पूरे दिन में। पूरे दिन में इस तरह की। अच्छा, मोस्टली अगर समस्याओं की बात करूं तो अगर मैं दिक्कतों की बात करूं, किस तरह की समस्याएं लोग दर्ज करवा रहे हैं? सर जैसे मेन तो ऑक्सीजन की आ रही है, ऑक्सीजन की बेड की दिक्कत है, बेड अवेलेबिलिटी की दिक्कत है, ऑक्सीजन की प्रोवाइड करवाने, सिलेंडर की दिक्कत है, वेंटिलेशन की दिक्कत है। तो आप लोग वो मुहैया करवाते हैं लोगों को? हाँ, पूरा प्रयास करके यहाँ पर नहीं, पूरा प्रयास करके उसको कंसर्न ऑफिसर के पास मैसेज कन्वे करते हैं। उसके बाद फीडबैक लेते हैं हम उसके पूरा, जब तक उसका समाधान है, जब तक उसके पीछे हम लगे रहते हैं समस्या के पीछे। कार्तिक जी, एक रजिस्टर में कुछ लिखा हुआ है, क्या चीजें लिखी है, क्या मेंशन किया गया है? सर ये हमारे पास जो कॉल आते हैं पेशेंट्स के या और जो पीपल हैं, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके डिटेल्स लिख रखे हैं। उसके बाद उसमें कंप्यूटर में एंट्री की जाती है। एंट्री कर रहे हैं सर अभी। एंट्री करने के बाद जब समाधान होता है तब भी उसको सुनिश्चित करते हैं? बिल्कुल सर, एंट्री करते हैं। यस सर। बहरहाल लगातार हम बता भी रहे हैं कि 1950 जो नंबर जहां से हमने दिखाया था कि 1950 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर भिवानी जिले में किसी को कोई दिक्कत है तो ये कंट्रोल रूम बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के नंबर भी बाकायदा चस्पा किए गए हैं। हम भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर वो तमाम चीजें बता रहे हैं कि भिवानी का जो नंबर है 1950 और कोड नंबर जो दिया गया है, बेस फोन का जो कोड नंबर दिया गया है 01664, जो भिवानी का कोड है 256033 और इसके अलावा एक मोबाइल नंबर 9817887242। वीडियो जर्नलिस्ट टीकम सिंह के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और सीधे हम आइए गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक शर्मा, कोविड कंट्रोल रूम की जानकारी हमने दर्शकों को दी, लेकिन इस तरह के कंट्रोल रूम्स की दिक्कत एक ये होती है कि जो नंबर्स दिए होते हैं, जब आम लोग उस पर कॉल लगाते हैं तो कॉल लगती नहीं है। आम लोगों का एक्सपीरियंस क्या है इस मामले में, और क्या आपने खुद कॉल करके चेक किया क्या वाकई कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो रीचेबल है, लोगों की मदद इससे हो पा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात करें 1950, ये हरियाणा की विभिन्न जिलों के अंदर शुरुआत की जा रही है। गुरुग्राम के अंदर इसकी शुरुआत कर दी गई है, फरीदाबाद के अंदर कर दी गई थी, भिवानी के अंदर शुरुआत करी है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी रवि जांगड़ा ने वहां कंट्रोल रूम दिखाया, इसी तरीके से पंचकुला के अंदर की गई है, जहां जिस तरीके से धीरे धीरे की जा रही है। इसके साथ साथ लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है, वो लोगों के जो कॉल आ रहे हैं ऑक्सीजन बेड को लेकर के आ रहे हैं, आईसीयू बेड को लेकर के आ रहे हैं, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को लेकर के आ रहे हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडर रिफिल को लेकर के आ रहे हैं। और ये शायद इस वक्त
प्रशासन के सामने, सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती भी है और इसे नाकामी से भी जोड़ें, क्योंकि ये जो है लोगों की मांग पूरी करने में कहीं ना कहीं अभी तक लोगों को निराशा है कि वो ऑक्सीजन की मांग के लिए कॉल करते हैं तो उनसे डिटेल ली जाती है, बाकायदा मैसेज भी आता है कि आपकी कॉल रजिस्टर्ड कर दी गई है, लेकिन लोगों को उस तरीके से जिस स्पीड के साथ लोग उम्मीद करके ऑक्सीजन की उम्मीद कर रहे हैं वो अभी तक शायद नहीं हो पा रहा है। जिस उम्मीद के साथ लोग यहाँ ऑक्सीजन बेड की बात करें, क्योंकि हरियाणा के अंदर गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, सोनीपत की बात करें, तमाम जिलों में हालात ऐसे हैं कि बेड अभी उपलब्ध नहीं है। हालांकि संख्या बढ़ाई जा रही है, कई एनजीओ आगे आ रही हैं, कई प्राइवेट कंपनियां आगे आई हैं जो अब साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है 1950। एक महत्वपूर्ण बात बताइए जरा मुझे दीपक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था, देश के अलग अलग इलाकों की हम बात कर रहे हैं, चूंकि ये भी देखा जाता है कि अस्पताल में बेड तो अवेलेबल होते हैं लेकिन जब कॉल किया जाता है नंबर्स पर तो वहां पर साफ इनकार कर दिया जाता है, और इस तरह की खामियां देश के अलग अलग इलाकों में सामने आई हैं जिसका जिक्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया। क्या जो हरियाणा के कंट्रोल नंबर का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसे ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि अगर रूम्स अवेलेबल हैं, अगर बेड्स अवेलेबल हैं तो वो मिले मरीजों को गफलत की स्थिति ना हो? देखिए अभी तक, क्योंकि अभी शुरुआत जो की गई है तब से लेके अब तक लोगों में कहीं ना कहीं निराशा तो है, क्योंकि जिस उम्मीद के साथ, जिस दावों के साथ सरकार ने और प्रशासन ने इनकी शुरुआत करी है, शायद वो दावे अभी पब्लिक के लिए पूरे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जहां तक बेड की बात की जाए, इसमें कोई दो राय नहीं, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रश्न उठाया, जिस तरीके से मामले भी सामने आए हैं, यही हालात गुरुग्राम के अंदर बाकायदा एक वेबसाइट के अंदर, एक वेबसाइट भी उसमें सारी डिटेल दी गई थी कि आप चाहें तो इसमें बेड में देख सकते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। लेकिन चाहे हम ऑक्सीजन बेड की बात करें, चाहे हम यहाँ पर आईसीयू बेड की बात करें, वेंटिलेटर की बात करें, उस वेबसाइट में एक क्या दिल्ली में भी इस तरह की समस्या आ रही है? देखिए बहुत ज्यादा आ रही थी थोड़ी देर पहले इस तरीके की समस्या। इसी को लेकर दिल्ली सरकार ने थोड़ा सख्त रुख भी इख्तियार किया, लेकिन अब भी ये देखा जा रहा है कि ऐप के अंदर अब कोई भी अस्पताल ये शो ही नहीं करता दिख रहा है कि उसके पास बेड्स खाली हैं। बीच में ये हो रहा था कि अस्पताल ये तो शो करता था कि उसके पास बेड्स खाली हैं, लेकिन जैसे ही कोई मरीज उस पर फोन करता था तो वो बेड होने की बात से इनकार कर दिया करते थे, जिसे लेकर कुछ अस्पतालों के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कार्रवाई भी की। लेकिन अब क्योंकि ज्यादातर अस्पताल पूरी तरीके से मरीजों से भरे हुए हैं, तो ऐसे में अस्पताल के अंदर आईसीयू और वेंटिलेटर के बेड खाली शो करता ही नहीं है। जी शुक्रिया आप सभी का। उर्वशी आपका शुक्रिया, पुलकित आपका शुक्रिया, दीपक बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, चर्चा जानकारी के लिए। वक्त हमारे पास फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, लेकिन आगे और भी खबरें हैं इंडिया न्यूज पर, लगातार आप बने रहिए।